हेलो दोस्तों, यूपीएससी मेंस में पॉलिटी में एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है कि वंस अ स्पीकर ऑलवेज स्पीकर, अगर ये इंडियन पॉलिटी में हो जाए तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो मैं ये क्वेश्चन देख के तो पहले कंफ्यूज ही हो गया कि क्या ये मोदी साहब के बारे में पूछा गया है कि वंस अ स्पीकर ऑलवेज स्पीकर। फिर मेरे एक सीनियर हैं रवि भाई, मैंने उनसे पूछा कि रवि भाई ये चीज़ क्या है, तो रवि भाई ने बताया कि देखिए अमित भाई, अभी हाल फिलहाल में खासकर 5-6 सालों में क्या हो रहा है कि जो स्पीकर हैं विधानसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी, उनका जो है रोल काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा है। क्योंकि स्पीकर का क्या भूमिका होता है कि स्टेट पे विधानसभा में और सेंटर में जो है लोकसभा में, ठीक है, वो अपने जो हाउस का कार्यक्रम है उसको ठीक से चलाएं और निष्पक्ष होकर जो है वो डिसीजन ले और डेकोरम जो है वो मेंटेन रखे। लेकिन 5-6 सालों में क्या देखा गया, फिर चाहे वो कर्नाटक हो, फिर आपका मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, मणिपुर हो, तमिलनाडु हो, गोवा हो, मतलब ये सब जगह पे जो स्पीकर है उन्होंने पार्टी के, अब जो भी पार्टी को वो बिलोंग करते हैं उससे इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन लिया है और जिससे जो है जो डेमोक्रेसी के वैल्यूज़ हैं उसको इम्पैक्ट हुआ है और ये सही नहीं है। तो इसको लेके काफ़ी विवाद चल ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है 2020 में फिर से इस पे फैसला दिया है केसम मेघचंद्रा केस में, और जो है जो सरकार है उसको फटकार लगाई है कि आपको जो है जो एंटी डिफेक्शन का लॉ है, जो दल बदल कानून, इसमें जो है कुछ खामियां हैं तो उसको ठीक करना है। और साथ ही साथ ये डिसीजन जो है कौन लेता है, स्पीकर लेता है और मतलब चेयरमैन लेता है। स्पीकर हो गया लोकसभा में, चेयरमैन हो गया आपका राज्यसभा में, और आपका विधानसभा में भी ऐसा चीज़ होता है। तो चूंकि एंटी डिफेक्शन जो है ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, ठीक है, तो इसके लिए आप एक परमानेंट इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल बनाइए जिसको कि या तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज जो है उसका हेड करें और इसका मैकेनिज्म को आप सही तरीके से कीजिए। और इस वजह से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि वंस अ स्पीकर ऑलवेज स्पीकर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 3 बात समझनी होगी। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो क्या है, दूसरा स्पीकर का क्या गलती हो रहा है, और तीसरा मतलब क्या चीज़ उसके लिए क्या मतलब किया जा रहा है, ठीक है। 3 चीज़ को समझना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ को, दल बदल कानून को। तो 1967 से पहले जो है गठबंधन का सिस्टम नहीं था, कांग्रेस का बस अपना चलते आ रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। लेकिन फिर 1967 के बाद से जो है और भी छोटी छोटी पार्टियां जो है उभर के सामने आने लगी। अब मान लीजिए कि हम कांग्रेस से जो है वो चुनाव जीत के आए हैं और कोई एक पार्टी है एक्स, उसने मुझे कहा कि आप मेरे पार्टी में आके मिल जाओ, मैं आपको मतलब 2 करोड़ रुपया दूंगा। उस समय के लिए तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं जो है उस पार्टी में चला गया। फिर किसी पार्टी ने कहा कि आप मेरे में आ जाओ, आपको 3 करोड़ रुपया देंगे, तो फिर मैं उस पार्टी में चला गया। मतलब कुछ ऐसा ही हुआ था हरियाणा के एमएलए के साथ जिनका नाम गया राम था, कि एक ही दिन में उन्होंने 3 पार्टी जो है चेंज कर ली थी, और तब से जो है आया राम और गया राम जो है वो फेमस हो गया है। मतलब हाल ये बन गया था कि 1967 से लेकर 1971 तक, और ध्यान रहे कि शुरू में जो है एंटी डिफेक्शन यानी कि दल बदल कानून नहीं था दोस्तों। तो 1967 से लेकर 1971 के बीच में 142 एमपी और न जाने कितने हजारों एमएलए ने जो है अपना पार्टी चेंज किया था। तो उसके बाद इस पर सोच विचार करना मतलब चालू हो गया कि भाई कोई ऐसा नियम बनाना पड़ेगा जिससे जो है एंटी डिफेक्शन जो है वो रुके। तो उसके बाद जो है सोच विचार स्टार्ट हो गया कि कुछ ऐसा कानून बने कि जो दल बदल है, डिफेक्शन जो है, इस पे लगाम लगे। तो फिर 1985 में राजीव गांधी सरकार के समय पे जो है 52nd अमेंडमेंट किया गया संविधान में, और 10वें अनुसूची को 10th शेड्यूल को ऐड किया गया, और जिसमें यह प्रावधान बनाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ का कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्टी से जीत के आए हैं और अपना पार्टी चेंज करते हैं तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें कुछ और भी प्रावधान डाले गए, उसको हम समझते हैं। दूसरा प्रावधान ये ऐड किया गया कि अगर हम वॉलंटरी अपना जो है मेंबरशिप, ठीक है, छोड़ देते हैं तो भी हम जो है एंटी डिफेक्शन के अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। साथ ही साथ पार्टी जो है दोस्तों व्हिप जारी करती है। व्हिप जारी करने का मतलब कि कोई पर्टिकुलर मैटर है, ठीक है, मान लीजिए कि हमको जो है
यूएस के साथ कोई डील करना है, ठीक है, और उस पर वोटिंग होने को है। और बीजेपी ने कहा अपने सभी एमपी को कि आपको जो है इसके फेवर में वोट करना है, और अगर कोई एमपी जो है उसके अगेंस्ट में वोट करता है तो ये हो गया कि व्हिप को, मतलब व्हिप का अवमानना करना, ठीक है, तो फिर उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। या तो वो पार्टी के व्हिप के अगेंस्ट वोट करे या फिर वोट ही ना करे, तो फिर उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मतलब अभी हमने क्या समझा, 3 चीज़ समझा। पहला क्या कि अगर वो जिस पार्टी से जीत के आया है वो पार्टी वो चेंज कर लेता है तब, ठीक है, ये एमपी और एमएलए के लिए दोनों के लिए लागू होता है। दूसरा हो गया कि अगर उसने वॉलंटरी अपनी मेंबरशिप दे दी तब। और तीसरा हो गया क्या, तीसरा हो गया आपका कि जो व्हिप है पार्टी का उसको उसने मानने से इनकार कर दिया तब, या उसके अगेंस्ट में वोटिंग कर दी तब, ठीक है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट सदस्य भी होते हैं, मतलब जो कि किसी पार्टी के टिकट पे नहीं जीते हैं, वो अपने बल पे जीते हैं। तो अगर इंडिपेंडेंट मेंबर ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और जो नॉमिनेटेड, मतलब जिनको नॉमिनेट किया जाता है, अभी खैर लोकसभा में और विधानसभा में तो प्रोविजन खत्म कर दिया गया एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये 2020 में हुआ है दोस्तों, कि लोकसभा में जो 2 सदस्य नॉमिनेट किए जाते थे और विधानसभा में 1 सदस्य नॉमिनेट होता था, उस प्रावधान को खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो अभी जो है बस राज्यसभा में नॉमिनेशन मतलब चल रहा है 12 लोगों का। तो उन नॉमिनेटेड मेंबर्स को 6 महीने के अंदर जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना रहता है, और अगर वो 6 महीने के अंदर ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनको फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये तो है ही, साथ एक और प्रावधान बनाया गया, एक और प्रोविजन बनाया गया, और वो ये रहा कि मान लीजिए कि किसी पार्टी में 3000 सदस्य हैं, 3000 मेंबर्स हैं, और उसमें से अगर 1/3 1000 मेंबर जो हैं जाके किसी पार्टी में मिल जाते हैं तो उन पे एंटी डिफेक्शन कानून नहीं लगता, उनको नहीं डिस्क्वालीफाई किया जाता। पर इसका भी मिसयूज होने लगा, ठीक है, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत शातिर दिमाग होते हैं और हर चीज़ का वो सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। तो वो पार्टी को तोड़ने लगे, ठीक है, वो पार्टी को तोड़ने लगे, और फिर इससे क्या हुआ कि इससे भी फिर प्रॉब्लम काफ़ी क्रिएट होने लगा। तो फिर 2003 में जो है, 2003 में एक नया प्रोविज़न बनाया गया कि अगर 1/3 मेंबर जो है जाके किसी और पार्टी में मिलते हैं तो उन पे एंटी डिफेक्शन लगेगा। लेकिन हाँ, अगर 2/3 मेंबर, यानी कि मान लीजिए कि 3000 मतलब सदस्य, मान लीजिए छोटी सी पार्टी है, 3000 सदस्य हैं, और जो है उसके 2/3 मेंबर यानी कि 2000 सदस्य जो है अगर जाके किसी और पार्टी में मिलते हैं, ठीक है, तो उन पे एंटी डिफेक्शन नहीं लागू होगा। मतलब 1/3 को चेंज करके 2/3 कर दिया गया। तो ये था एंटी डिफेक्शन, दल बदल कानून। अब इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जो विधानसभा है वहाँ पे स्पीकर, और जो लोकसभा है वहाँ पे स्पीकर, यानी कि पीठासीन अधिकारी जो है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उसका जो डिसीजन फाइनल रहता है, ठीक है, उसका डिसीजन फाइनल रहता है। और जो हम लोग के यहाँ क्या प्रावधान है कि हमने ब्रिटेन से जो है संसदीय प्रणाली ली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, लेकिन जो वहाँ पे स्पीकर का चीज़ है वो हम लोग के यहाँ नहीं है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, ठीक है, कि ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में ये प्रावधान है दोस्तों कि जैसे कोई बंदा या बंदी स्पीकर बनेगा उसकी सदस्यता चली जाएगी। पहला तो एक चीज़ होगा, उसके बाद उसको जो है जिस कंस्टिट्यूएंसी से वो खड़ा होगा चुनाव लड़ने के लिए, वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी। मतलब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे खड़ा नहीं होगा, वो इस बेसिस पे खड़ा होगा कि हम जो है स्पीकर रहे हैं, और अगर उसने अच्छा काम किया है तो मतलब उसको बनना ही बनना है, क्योंकि वहाँ पे और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, और कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ पे अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी। तो ब्रिटेन में ये चीज़ होता है, और इसलिए जो है स्पीकर निर्भीक निष्पक्ष होकर जो है मतलब डिसीजन देता है, ठीक है। लेकिन अपने इंडिया में ऐसा नहीं है, जो भी स्पीकर बनता है उसका पॉलिटिकल पार्टी का सदस्यता बरकरार रहता है, और कहीं ना कहीं वो सोचता है कि अगर हम अपना जो पार्टी है उसके फेवर में डिसीजन नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद तो हम स्पीकर से हट जाएंगे, तो फिर तेरा क्या होगा कालिया, ठीक है। तो इसलिए उसको ये डर बना रहता है, इसलिए वो जो भी उसकी पॉलिटिकल पार्टी कहती है उसके अनुसार जो है वो डिसीजन लेता है। तो ये सब प्रॉब्लम चल रही है। तो पहले तो जो है आपको 2 केस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने का है। वो पहला जो है आपका किहोटो होल्हान केस। किहोटो होल्हान केस 1992 में हुआ था, और
जो इतना ज़्यादा दल बदल का जो मिसयूज़ हो रहा था, स्पीकर जो है वो भी मतलब कुछ इसमें मनमानी अपना डिसीजन ले रहे थे पार्टी के कहने पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, जो एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग में जो स्पीकर का डिसीजन है, अभी तक क्या था कि उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब उसका जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, कि जो स्पीकर ने है जो फैसला दिया है एंटी डिफेक्शन दल बदल कानून के संदर्भ में, वो सही है या नहीं है। एक तो ये इंपॉर्टेंट फैसला है, और दूसरा फैसला जो 2020 का ही है, केशव मेघचंद्र मणिपुर वाला केस का है, कि जो है मणिपुर के जो स्पीकर हैं वो एक पर्टिकुलर एमएलए को लेके एंटी डिफेक्शन का जो मैटर है उसको 2 साल से खींचे जा रहे थे, और मणिपुर हाईकोर्ट भी उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि प्रावधान है कि जो कोर्ट है वो पार्लियामेंट या विधानसभा का जो भी कामकाज होता है उसमें पहले हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आर्टिकल 122 में दिया गया है कि जो पार्लियामेंट है उसके कामकाज में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी। उसी तरह जो है आपका विधानसभा का भी मतलब कामकाज होता है, पहले उसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी। एक बार जो है डिसीजन हो जाएगा उसके बाद वो हस्तक्षेप कर सकती है, पहले हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये केशव मेघचंद्र जो केस है, केशव मेघचंद्र का केस मणिपुर वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है सरकार को फटकार लगाई है कि आप देख रहे हैं कि एंटी डिफेक्शन कानून में इतना लूप होल है, साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं कि जो स्पीकर है वो मतलब निष्पक्ष होकर जो है फैसला नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब वो पक्षपात कर रहा है, निष्पक्ष होकर काम वो नहीं कर रहा है। तो फिर आप क्यों नहीं एक परमानेंट इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल बनाते हैं, और जिसको ये काम दिया जाएगा कि उसको एंटी डिफेक्शन से संबंधित मैटर को देखना होगा और उस पर डिसीजन लेना होगा, और जिसको हेड कौन करेंगे, या तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, और एक प्रॉपर मैकेनिज्म तैयार कीजिए ताकि जो है पक्षपात जो इतना हो रहा है वो ना हो। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी गाइडलाइंस प्रोवाइड की है कि जो भी एंटी डिफेक्शन का मामला है उसको लंबा खींचते मत रहिए। जैसे कि मणिपुर में हमने आपको बताया कि 2-3 साल से जो है मैटर खींचे जा रहा है, तो वैसे लंबा नहीं खींचना है उसको, जो है आप 3 महीने के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया कि जो एंटी डिफेक्शन का मैटर होता है उसको आप 3 महीने के अंदर जो है फाइनल उस पर डिसीजन दीजिए। तो ये दोनों ही केस, की होटो होलहान केस जिसमें बोला गया कि जो स्पीकर का फैसला होता है एंटी डिफेक्शन के रिगार्डिंग में उसको चैलेंज किया जा सकता है, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, और दूसरा केशव मेघचंद्र केस जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है सरकार को और कहा है कि आप एक इंडिपेंडेंट परमानेंट ट्राइब्यूनल बनाइए जो कि एंटी डिफेक्शन के मैटर को देखेगा, और स्पीकर से ये चीज़ को ले लीजिए, क्योंकि जो एंटी डिफेक्शन है एक क्वासी जुडिशियल चीज़ है, और स्पीकर जो है चूंकि वो पार्टी का सदस्य बना हुआ रहता है, तो आप कैसे उससे उम्मीद करते हैं कि वो मतलब आपको फेवर नहीं करेगा और वो न्यूट्रल होकर डिसीजन लेगा। और एक और चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एंटी डिफेक्शन के मैटर्स को खींचते नहीं रहना है, उसको जो है 3 महीने के अंदर जो है फाइनल करना है। तो दोनों ही केस बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही सब को मैटर्स को देखते हुए यूपीएससी ने क्वेश्चन फ्रेम किया कि वंस अ स्पीकर ऑलवेज स्पीकर। ये ब्रिटेन में जो है प्रावधान है कि जैसे कोई बंदा या बंदी स्पीकर बनता है उसकी पार्टी की मेंबरशिप चली जाती है और वो एक न्यूट्रल इंसान हो जाता है, उसके बाद बिना पक्षपात किए जो है वो फैसला लेता है। तो अगर ये इंडियन पॉलिटी में हो जाएगा तो आप सोचिए भारतीय प्रजातंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए कितनी अच्छी बात है दोस्तों। ठीक है, कितनी अच्छी बात है। और अगर आपको जानना है फर्दर कि क्या हुआ था कर्नाटक में, एमपी में, राजस्थान में, मणिपुर में, तो आप गूगल में या यूट्यूब में उसको सर्च कर सकते हैं और आपका अपने जो नॉलेज है उसको इन्हांस कर सकते हैं। साथ ही साथ एंटी डिफेक्शन को भी सर्च कर सकते हैं। और कि होटो होलहान केस जो है इस पर तो यूपीएससी अलग से मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है, ये इतना इंपॉर्टेंट केस है। तो चीज़ों को दोस्तों जानना है, समझना है, क्योंकि जो जीके जीएस है ये बहुत सागर है, कुछ ना कुछ मतलब सीखते रहना है, जानते रहना है। ठीक है, तब जाके हमारा नॉलेज जो है वो
अप टू द मार्क रहेगा दोस्तों। ऑल द बेस्ट।